जी मेरे बच्चों मुझे अंदाज़ा है कि मुझे बात रिपीट करने की ज़रूरत है। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आप सबको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? ओके। मुझे अंदाज़ा है कि मुझे रिपीट करना पड़ेगा। इत्तेफ़ाक की बात ऐसी है, बस वो उस वक़्त मीटिंग ख़त्म हो गई तो वो बात मुकम्मल नहीं हो सकी, वरना उस वक़्त भी समझ आ जाती। चलें, मेरा ख़्याल है तकरीबन बच्चे हमें जॉइन कर चुके हैं। अब मैं बाकी का इंतज़ार तो करना मुनासिब नहीं है। मैं जानबूझ के 2-3 मिनट का गैप तो ऑलरेडी दे देता हूँ खुद, ताकि भाई अगर किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है, कुछ खाना पीना है, तो वो कुछ ना खाना पीना कर ले, कुछ भी कर ले, ताकि नींद से बेदार हो जाए। वरना मुस्तकिल 2 यूनिट घर पे तन्हाई में बैठ के पढ़ना ईमानदारी से बड़ा मुश्किल काम है। मेरा बेटा एहसन मोमिन ने कहा कि सर, जिस गेंद को आप यहाँ से लैस कर रहे हैं, ये पैसे तो आए होंगे, लेकिन आपने इन पैसों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाना होता, बल्कि इन पैसों को कहाँ दिखाना होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्यों? हम कह चुके हैं आपसे, आपको याद नहीं है, आप भूल गए या भूल गई क्या? ये देखें, ये लिखा हुआ है मैंने स्क्रीन पर कि नॉन करंट एसेट से जो पैसे आए और जाएं, ये नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नॉन करंट एसेट को खरीदने और बेचने से जो पैसे आए और जाएं, वो तमाम कहलाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट? तो भाई, अब थोड़ा सा दिमाग चलाएं। अगर फिक्स एसेट को बेचने से गेन हो रहा है, तो वो फिक्स एसेट को जितने के वो बनते थे उससे ज़्यादा पे बेचा होगा, तो गेन हुआ होगा। तो गेन के अमाउंट ऑलरेडी, यानी जैसे मिसाल के तौर पर कोई 50,000 का इक्विपमेंट है, सही है, वो उसके ऊपर 20,000 डेप्रिसिएशन हो चुका है, वो 30,000 का बनता है, और 30,000 की चीज़ को हमने 35,000 में बेच दिया। तो बेटा, हमें 5,000 का क्या हुआ मेरे बच्चों? बताओ। सो गए? 5,000 का हमें क्या हुआ? गेन। वो 5,000 का गेन ऑलरेडी, वो 5,000 का गेन, दिमाग चलाओ, सोचो। सिर्फ एक बच्चे ने जवाब लिख के भेजा है, बाकी सारे सो रहे हैं। हाँ जी, अब्दुल करीम, 50,000 का एसेट है। बोल तो रहा हूँ, आप इन्वॉल्व तो, आप जवाब ही नहीं दे। 50,000 का एसेट है, 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन हुआ हुआ है मेरा बेटा। कितने का बना एसेट? 30,000 का बना। अब देखे ना, कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है, आप दे रहे हैं जवाब। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। मैं उसको 35,000 में बेच रहा हूँ। जी अब्दुल करीम, बताएं, 35,000 रुपये में बेच रहा हूँ, क्या होगा मुझे? 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, 5,000 रुपये का गेन होगा। मैं आपसे पूछूं, एसेट को बेचने से, इक्विपमेंट को बेचने से कितने पैसे आए? आपका जवाब क्या होगा, बताएं। सब बच्चों से पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ अंजिया से नहीं पूछ रहा। मैं आपसे पूछूं, इक्विपमेंट को, मशीनरी को बेचने से कितने रुपए आए, आपका जवाब क्या होगा? 35,000 होगा या नहीं? बस बात छोड़े ना 5,000 रुपये, लेकिन ये बताएं पैसे कितने आए? तो वो 35,000 रुपये आप कहाँ दिखाएंगी? यहाँ दिखाएंगी। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट में आप 35,000 पॉजिटिव दिखाएंगी यहाँ, या 30 दिखाएंगी? पहले मुझे ये बताना है। सब बच्चे बताएं, शाबाश। सब बच्चे बताएं, 35,000 रुपये कहाँ दिखाओगे? कर्सर भी रखा हुआ है मैंने।
35,000 पॉजिटिव लिख के दिखाएंगे कि हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव 35,000 पे आए। तो इसका मतलब है यहाँ पर हालांकि चीज कितने की थी 30,000 की, लेकिन हम लिख के कितना दिखा रहे हैं 35,000, क्योंकि हमारे पास 35,000 पे उसकी वजह से कैश आया है। तो अब मसला यह है बेटा कि जो 5,000 रुपए का गेन हुआ, 5,000 का जो प्रॉफिट हुआ, सोचो, दिमाग चलाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। ये बातें तो बचपन में पढ़ी हैं फर्स्ट ईयर में, कि जो एसेट को बेचने पे गेन हुआ होगा, जो एसेट को बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ होगा, वो प्रॉफिट हमने इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए अदर इनकम में लिखा होगा, ऐड किया होगा। यानी नेट प्रॉफिट के अमाउंट में वो 5,000 रुपए ऑलरेडी क्या हुए हुए हैं, बोलो। जी अब्दुल करीम, फिर तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा। जी सर नहीं बोलना, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब देना, तुम जवाब ही नहीं दे रही। सबने जवाब लिख के भेजा है मुझे, सबसे मुराद वो बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, मैं और क्या बोल सकता हूँ बेटा। आवाज कट रही है, मैं दोबारा क्या देता हूँ एक बार। मेरा बेटा मैं कह रहा हूँ 35,000 की चीज जो आप 30,000 की चीज जो आपने 35,000 में बेची, उस पर 5,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। वो गेन आपका इनकम स्टेटमेंट बनते हुए नेट प्रॉफिट में क्या हुआ होगा, ये सवाल है मेरा पूरी क्लास से। शुक्रिया। ऐड हुआ होगा ना मेरा बेटा, तो इसका मतलब है आपकी नेट इनकम में वो 5,000 रुपये गेन ऑलरेडी क्या हुआ है, ऐड हुआ है। एग्री करती हैं? लेकिन और नेट इनकम से जो पैसे आए वो कौन सी एक्टिविटी कहलाती है? तो आज आपकी नेट इनकम में शामिल हो गया है एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आइटम। 5,000 रुपये जो नेट इनकम में ऐड हुए हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाले पैसे, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाले पैसे नहीं है। शुक्रिया। वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आने वाले पैसे हैं और हम उसे इन्वेस्टिंग में ही प्रेजेंट करेंगे। लेकिन वो कमबख्त क्योंकि हमारी नेट इनकम में ऑलरेडी हुए हुए हैं, तो हमें उन्हें करना पड़ेगा। अब जिसे नहीं समझ आया एंजॉय करे, चिल करे। हाँ जी अब्दुल करीम, कुछ इफाका हुआ, और अगर नहीं हुआ मेरा बेटा एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, फिर तुम बोलोगी वाकई सर ने 2 से 3 बार समझा दी ये बात। जो नहीं समझ रहा ना उसको मैं कैसे समझा सकता हूँ मेरा बेटा। आप समझना चाह रही हो तो देखो समझ में भी आ रहा है ना। और यकीन करें ये बाद में इतना मुश्किल बन जाएगा ना बच्चों के लिए। मुश्किल कैसे बनेगा, उन्हें आता ही नहीं होगा, ये रट्टे लगा रहे होंगे बैठे हुए कि ये वाली चीज सर इन्वेस्टिंग में लिख रहे हैं या फॉर्मेट इन्वेस्टिंग में लिख रहा है, ये वाली करंट एसेट ऑपरेटिंग में लिख रहे हैं, ये वाली क्यों प्लस हो रही है, ये वाली क्यों माइनस हो रही है। इस पर भी मसले मसाइल होते हैं। अरे क्या हो गया है, इसलिए थोड़ी बोल रहा हूँ बेटा कि आप सॉरी सॉरी लिख के भेजो मेरा बच्चा। मैं तो ये एहसास दिला रहा हूँ बाकी बच्चों को, मुझे तो फिक्र है ना। देखो अली रजा भाई बोल रहे हैं दोबारा समझा दें। अली रजा भाई के भी मजे लग गए। एहसन मोमिन तुम दोबारा समझाओ यार, मुझे तो समझाना ही नहीं आता। अली रजा मेरी बात ही नहीं समझता। अमाउंट की मदद से समझाओ यार एहसन मोमिन। मेरी एग्जाम्पल को रिपोर्ट रिपीट करो। एहसन, एहसन मोमिन आप हमारे साथ हैं बेटा? अच्छा, हेडफोन की बैटरी खत्म हो गई तो? अरे डायरेक्ट हेडफोन निकालो, डायरेक्ट बोलो, आवाज आएगी यार, मसला थोड़ी है। डायरेक्ट नहीं आती? एक ऐसा मोमिन पे सहारा था। हरीम आप हमारे साथ हैं? आप रिपीट कर सकती हैं मेरी एग्जाम्पल अमाउंट के साथ, लेकिन अमाउंट चेंज करके बोलिएगा इस बार। कोशिश करें, अल्लाह के हुक्म से हो सकता है, मैं आपको हेल्प करूंगा। ऐसा नहीं है मैं मैदान में छोड़ दूंगा आपको। सर, हमारा एसेट जो था वो सपोज 40,000 का था
और उस पर डेप्रिसिएशन जो हुआ वो हुआ 20,000। तो एसेट इस वक्त हमारा 20,000 का है, लेकिन जब हमने एसेट को अपने सेल किया तो हमारा एसेट की जो बिका वो बिका 50,000 के अंदर। जबरदस्त। तो वो जो 20,000 की एसेट फीस। पूरे सेल, तो एसेट की पूरे सेल की जो हमारे पास पेमेंट आई है वो हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में रिकॉर्ड कर दिया है। तो जो 10,000 गेन हुआ है उसको हम लोग एडजस्टमेंट करके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस कर देंगे, क्योंकि एक वो मिनट ऑलरेडी काउंट हो एक चुका है। मिनट एक मिनट हरीम, गेन कितना हुआ है? सर एक मिनट, एसेट मैंने कितने का बताया था? 20,000 का 30,000 गेन हुआ है। बिल्कुल सही, 30,000 का गेन। और हमने अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, अली रजा अब तुम सुन लेना, मैं बता रहा हूँ, ये दूसरी एग्जांपल दी जा रही है। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट में हमने यहाँ पूरे 50,000 लिख के दिखाए होंगे, क्योंकि हम कह रहे होंगे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग इक्विपमेंट बेचने से 50,000 रुपए कैश आया। वो कम आया है, ज्यादा आया है, हमें इससे गर्ज नहीं है, लेकिन इतना पैसा आया है। ठीक है, आगे बढ़ो हरीम। हरीम अभी एग्जाम्पल कंप्लीट थोड़ी हुई है। जी। अच्छा, तो उसमें 30,000 हमारे पास गेन आया, वो हम लोगों ने जो है इसमें से इसमें ऑलरेडी ऐड था, तो हमने इसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से गेन ऑफ सेल और नॉन करंट एसेट में उसको लेस कर दिया थोड़ा सा तुम तेज नेट हो। इनकम में से। चलो थैंक यू सो मच, तुमने एग्जाम्पल दी, इसका मतलब है तुम्हें तो क्लियर है। थोड़ा सा तुम तेज हो गई, शायद तुम्हारी आवाज ना आई हो, तो मैं मदद कर मैं दूँ। बोल रही थी मैं बोल रही थी कि नेट इनकम में से जो भी हमारे पास गेन की अमाउंट आई, मेरी एग्जांपल के हिसाब से वो 30,000 आई है। तो वो बिल्कुल सही। 30,000 हम लोग नेट इनकम में से लेस कर देंगे हाँ, क्योंकि गेन ऑफ इनकम सेल ऑफ स्टेटमेंट, नॉन करंट एसेट के नाम से। क्यों हरीम, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जब बना होगा सीधा, तो इनकम स्टेटमेंट में वो अमाउंट इन नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड हो चुकी होगी, अदर इनकम के नाम से। ऐसा ही है ना? जी, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी काउंट कर लेते हैं, तो अब दोबारा डबल डबल वो डबल इफेक्ट हो जाएगा उसका, और एक हमें दफा ये वो नहीं यहाँ करना ऐड हुई हुई है, काउंटिंग एक में। दफा वो यहाँ पे हो जाएगी, तो गेन कितनी बार ऐड हो जाएगा? एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गेन आ जाएगा, एक बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, फिर टैली नहीं होगा ये। तो जी इसलिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से उसे हटा देते हैं, क्योंकि वो गेन ऑपरेटिंग जी। एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। हम एसेट को बेच के मुनाफा कमाने के लिए कारोबार नहीं करते। अली रजा भाई अब आप बताएं, नॉर्मल महसूस कर लें। शुक्रिया। अब अगर गेन समझ आया, तो अली रजा भाई आप ही समझाएंगे लॉस की एग्जाम्पल। बोलेंगे फंस गया मैं तो यार। अली रजा भाई अनम्यूट कीजिए, लॉस की एग्जाम्पल समझाएं, लॉस। सर लॉस है ना, जैसे अभी हमारा एसेट है 50,000 का, अगर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 20,000, तो हमारे एसेट की बुक वैल्यू हो गई 30,000। लेकिन जब हम उसको मार्केट में बेचने गए तो वो हमारा एसेट 25,000 का सोल्ड हो गया। 5,000 रुपए का लॉस, बिल्कुल सही। तो 5,000 रुपीज का लॉस हो गया, तो जो हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स है, उसमें हम लोग 25,000 नोट कर लेंगे, लेकिन ये लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट में हम लोग 5,000 प्लस कर देंगे। क्यों लॉस यहाँ प्लस क्यों होगा? गेन लेस हुआ इसलिए लॉस प्लस होगा, ये लॉजिक है। क्योंकि इनकम हाँ सर, यही हो सकता है। नहीं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए लॉस हमने इनकम स्टेटमेंट में लिखा होगा, उसने हमारे नेट प्रॉफिट को, बोलो, कम कर दिया होगा। तो वापस उसे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, वो ऐड कर देंगे तो ताकि हमारा वो फिजिकल कैश पता चले हमें। एग्जैक्टली, खुश रहो खुश रहो। चलो तुमने कंप्लीट तो की ना मेरी बात। हाँ भाई, अंजी अब्दुल करीम कहती हैं लॉस इनकम स्टेटमेंट से लेस किया होगा ना जी। जी अंजी अब्दुल करीम बहुत शुक्रिया। अरे अपना आजिम शौकत भाई का माइक अनम्यूट हुआ है। सब खैरियत है? आज बात करना चाह रहे हैं आजिम भाई, मैंने कहा हो सकता है इरादा हो बात करने का। चलें बहरहाल, नहायत शुक्रगुजार हूँ मैं बातों बातों में। हरीम ऐसे नहीं करते,
हाँ जी अब्दुल करीम, तुम रिपीट करो लॉस वाली बात। अब जो बच्चे बात कर रहे हैं उन्हीं से बोल सर सकते जी। सर अली रजा ने कहा कि अगर हमारा जो एसेट है उस पे हमें 5,000 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है, वो हम इनकम स्टेटमेंट से ऑलरेडी लेस कर चुके थे, तो इसीलिए अब हमने यहाँ पे उसको ऐड किया है। इस जगह यहाँ लिख के गेन ऑन सेल की जगह गेन यहाँ ऑन लॉस ऑन सेल, और वो ऐड होगा। जैसे डेप्रिसिएशन लेस हुआ है ना, ऐड बैक हो रहा है, इसी तरह प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑन अकाउंट से भी ऐड बैक हो रहा है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट भी ऐड बैक होगा। ठीक, जी क्योंकि वो सीधा इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए लेस हुआ है। ठीक है। जी हाँ जी हरीम आप बताओ। थैंक यू अंजिया। जी बच्चों, हरीम बताओ, आगे बढ़ो। आगे समझ आ गया, ओके क्योंकि वो सीधा इफेक्ट हो रहा है तो इसमें उल्टा इफेक्ट जाएगा। जी जी बिल्कुल। प्रोसीड देखें अब इसको, हालांकि मैं लॉस को मैं यूं बोल सकता हूँ कि लॉस में पैसे तो नहीं आते ना, जो भी बोल सकता हूँ, लेकिन जी कॉन्सेप्ट नहीं ये आता। नहीं है। हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट ये नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है कि लॉस ने हमारे प्रॉफिट को कर दिया होगा कम, तो हमें वापस उसे बढ़ाना पड़ेगा, तो लॉस इसलिए ऐड बैक हो रहा है। ठीक है। और चाहे उसके एसेट के बेचने से पैसे आए हों ज्यादा, चाहे आए हों कम, वो यहाँ लिखे जाएंगे सेल ऑफ नॉन करंट एसेट में, राइट, पॉजिटिव। ठीक है सर जी। सर ये आपने लिख दिया कि परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स, ये आपने लिख दिया, तो डायरेक्ट आप वो भी इसमें तो ये लिखने का वही नहीं होता ना, क्योंकि इसके अंदर तो आपकी वो है फिजिकल कैश तो आ ही रहा है, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट से जा रहा है आपके पास और उससे नहीं जा रहा, तो वो तो आपका उसके तौर पे आपने एक्सपेंस नोट नहीं किया होगा उसके अंदर। नहीं समझ आई आपकी बात सर मुझे, आप क्या कहना चाह रहे हैं जरा दोबारा बताइए। शाबाश। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट से पैसे जाते हैं, कोई शक नहीं है। ओके। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट से पैसे आते हैं, कोई शक नहीं है। यहाँ तक तो मुझे समझ आ रही है, आगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं डायरेक्ट, ये परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स का बना रहे हैं उसके अंदर बना रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट गेन भी लिख सकते हैं या लॉस भी लिख सकते हैं। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट में गेन लॉस कहाँ से आ गया अली रजा, सेल की बात हो रही है मेरे भाई, परचेज में गेन लॉस कब होता है। परचेज ऑफ नॉन करंट, परचेज में तो जितने का खरीदा वो उतने पैसे चले गए। अगर उधार पे खरीदा होगा तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह जाता है, और आमतौर पे नॉन करंट एसेट उधार पे नहीं खरीदते, और अगर खरीदते भी हैं तो विद इन ईयर उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो इसके साथ आप ये वाला केस ना मिलाओ मेरे दोस्त। गेन और लॉस जो है ना, वो सेल ऑफ करंट नॉन करंट एसेट के साथ मुंसलिक है मेरे भाई। और इतनी सिंपल सी बात रखो कि जब तुमने अपने एसेट को कम, तुमने तो एग्जाम्पल दिया लॉस की और खुद ही घुमा रहे हो चौरंगिया। तुमने अपने एसेट को 25-20 हजार का, 30 हजार का बनता था, 25 हजार का बेचा, 5,000 रुपये लॉस हुआ, तुमने यहाँ तो 25 हजार ही दिखाया होगा ना मेरे दोस्त इस जगह। तुमने यहाँ तो, तुमने इधर तो काम सही किया, तुमने यहाँ 30 हजार थोड़ी दिखाया, 25 दिखाया, क्योंकि 25 हजार कैश आया। चाहे वो ज्यादा आया है, चाहे वो कम आया है, चाहे वो बहुत ज्यादा आया है, हमें उससे खर्च नहीं है, लेकिन हमारे फिक्स एसेट को बेचने से इतने रुपए हमारे पास कैश आया। ठीक। अब उसको बेचने से जो लॉस हुआ, तो वो लॉस हमने इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए, जब भी इनकम स्टेटमेंट बना होगा, उस लॉस ने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। ठीक है। बेशक पैसे नहीं आए हमारे पास, प्रॉफिट हमारा कम हो गया, लेकिन वो प्रॉफिट जो यहाँ हम प्रेजेंट करते हैं, असल में वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। तो क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हम अपने नेट प्रॉफिट को वापस बढ़ाएंगे कि भाई ये वाले पैसे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शामिल किए हुए थे, इसने इसको हटाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उसको वापस गेन को लेस करवा रहा हूँ और लॉस को ऐड बैक करवा रहा हूँ। अली रजा भाई आप वापस नॉर्मल हुए या नहीं, खुद ही एग्जाम्पल दिया आपने और खुद ही आप चौरंगी घूमगा, और आपकी बात अंजिया अब्दुल करीम ने भी रिपीट कर दी। और चलें ठीक है, अल्लाह करे आप समझ गए। ओके बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह गेन तक तो पहुंच ही गए बिलाखिर। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, अब हमारे पास क्या है, चेंजेस इन
वर्किंग कैपिटल, अल्लाह, और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट, वर्किंग कैपिटल तो याद होगा आपको, पीओसी में पढ़ाया आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं बताओ? दूसरा क्या लिख के भेजा तुमने, समझ नहीं आई? तुमने सी की जगह टी लिख दिया। अच्छा अच्छा, तुमने टोटल एसेट तो नहीं लिख दिया? नहीं नहीं भाई, दूसरा टोटल एसेट नहीं होते, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होती है। नहीं भाई प्यारे बच्चों, टोटल एसेट कहाँ से हो गए? ओके नूरुल हुदा, सवाल रिपीट करूं? वर्किंग कैपिटल पीओसी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, बताओ वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? ये सवाल है भाई, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? तो जवाब दे चुके हैं मेजोरिटी, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जवाब है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। बिल्कुल सही, शुक्रिया। तो बच्चों इसका मतलब है यहाँ क्या लिखा है, जरा पढ़ो ना, हेडिंग तो पढ़ो, अब क्या लिखी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही चल रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म नहीं हुआ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट लिख के हमने ऐड बैक कर दी वो चीजें जो हैं तो एक्सपेंस, लेकिन और हमारे प्रॉफिट को कम कर चुकी हैं, लेकिन हमने ऐड बैक क्यों किया? क्योंकि इनकी वजह से कैश जाता नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या रहे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। हाँ जी हरीम, आपको माइक अनम्यूट हुआ बेटा। तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हमने क्यों लिखा है? ताकि अब जो हमारे नेट प्रॉफिट की अमाउंट है उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होंगे, बहुत सारे ऐसे रेवेन्यू होंगे जिसमें पैसे ना आए होंगे ना पैसे गए होंगे, तो हम उनके इफेक्ट को भी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लिखकर ऐड बैक करेंगे। याद रहे, यहाँ आप देखो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट होता है, करंट एसेट में कैश भी होता है, लेकिन आपको यहाँ कैश लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। सर हाँ ये बात तो है, कैश क्यों नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा? क्योंकि असल में हम पूरे कैश के फ्लो का स्टेटमेंट देख रहे हैं। सही, हम पूरे कैश के फ्लो का बना रहे हैं स्टेटमेंट कि बिजनेस में कैश फ्लो कैसे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सिवाय कैश छोड़ के बाकी सारे करंट एसेट करंट लायबिलिटी लिख देंगे, और इस तरह हमें पूरे महीने में पूरे साल में कैश जितना बिजनेस में आया और गया हर एक्टिविटी की वजह से वो पता चलता जाएगा। और आखिर में हमारा कैश का ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस, जब हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कैश के इंक्रीज या डिक्रीज के साथ, तो कैश का एंडिंग बैलेंस टैली हो जाएगा। ये है कहानी। कहानी आपको ज्यादा अच्छी तब समझ में आएगी जब आप ये कैश फ्लो एक बनाएंगे, तो इससे ज्यादा इफाका होगा इंशाल्लाह आपको। अच्छा जी, जी सर जी जी। सर ये नीचे कैश इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, ये क्या है, बैंक को कहते हैं क्या? हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कैश और बैंक, कैश और बैंक यानी ये हरी, असल में देखो हम ना क्या, हमारा फोकस एम क्या है, हमारा एम है कैश के फ्लो को स्टडी करना। तो अगर हम करंट एसेट लिखते हुए यहाँ कैश ही लिख देंगे तो फिर कैश का फ्लो तो सारा ऑपरेटिंग के अंदर आ जाएगा। तो मैं असल में जिस चीज को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, आप ठीक है आपने इक्विवेलेंट पूछा, लेकिन मैं जिस चीज को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम यहाँ पे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लिख रहे हैं। वर्किंग कैपिटल लिखते हुए कोई बच्चा अगर गलती से तमाम करंट एसेट करंट लायबिलिटीज लिखे तो बिल्कुल लिखे, लेकिन क्या ना लिखे, सिर्फ कैश और बैंक। रीजन, क्योंकि असल में हम उसी कैश और बैंक के इंक्रीज और डिक्रीज को तो निकाल रहे हैं कि हर एक्टिविटी ने हमारे कैश को बढ़ाया या हमारे कैश को कम किया। तो अब फाइनली तीनों एक्टिविटीज को अगर प्लस माइनस करें, जैसे फाइनेंसिंग, जैसे कि ऑपरेट इन्वेस्टिंग और जैसे कि ऑपरेटिंग, सही है, तो मेरे पास या तो कैश फ्लो इंक्रीज हो जाएगा या फिर मेरा कैश का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, कैश और बैंक का बैलेंस। क्योंकि ये तीन एक्टिविटीज की वजह से पैसे आए भी और पैसे गए भी। तो मैंने लिखा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड
इन तीनों एक्टिविटीज, कौन कौन सी तीनों? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटीज को प्लस माइनस करके, सर प्लस माइनस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी से पैसे आए और किसी से पैसे गए। जैसे इन्वेस्टिंग में हमने ज्यादा के फिक्स एसेट खरीदे और कम बेचे, तो अगर फिक्स एसेट ज्यादा खरीदे तो हमारा पैसा चला गया, तो ये माइनस में भी हो सकता है। तो आप सारे माइनस लिखना है और प्लस ये सब करके फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका कैश कितना बढ़ा या कितना कम हुआ। और फिर आप उसमें ऐड करेंगे, सही है, उसमें आप ऐड करेंगे जो ओपनिंग कैश आपके पास मौजूद है, तो आपके पास फाइनली कैश एंड एंड निकल आएगा, कैश एट एंड या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट एंड। थोड़ा सा ना कंफ्यूजन रहती है, लेकिन 20% कंफ्यूजन रहेगी, परेशान नहीं हो। रीजन इसलिए कि जब तक आप ये बनाएंगे नहीं ना, तो आपका हैंड्स ऑन नहीं होगा। बनाने के बाद ही तो हैंड्स ऑन होगा ना इस पे। कमांड तो तभी आएगी, ऐसा थोड़ी कि बस अभी बगैर बनाए आप सब चैंपियन बन जाओगे। क्या ख्याल है? ओके अंशा, तुम्हारा कोई सवाल है? हाँ मतलब 100% वाला जो क्राइटेरिया होता है ना अंजिया, वो तभी क्लियर होता है। 10, 20, 30% चीजें आगे पीछे रहती हैं। वो कब रहती हैं? जब तक, क्योंकि बगैर अमाउंट के समझाने की कोशिश होती है ना टीचर की। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ऑपरेटिंग से 50,000 आए, इन्वेस्टिंग से 60,000 आए और फाइनेंसिंग से इतने आए। सही बोल रहा हूँ? ओके तो फाइनली बच्चों, फाइनली हमें वर्किंग कैपिटल में क्या लिखना है? तमाम करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। अच्छा अब ये सर क्या ड्रामेबाजी हो रही है? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस में क्यों लिखा हुआ है? तो अब इस ड्रामेबाजी को हमें दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। आप सिर्फ गौर से देखें क्या हो रहा है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल अगर बढ़ रहा है, सही है, इसका मतलब है हमने कस्टमर को सामान बेचा होगा उधार पर, सारी अमाउंट हमारे प्रॉफिट में ऐड हो गई होगी, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, तो उसका प्रॉमिस हमारे पास आया। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अच्छा अब मैंने ऑलरेडी आपको ना ये फॉर्मेट प्रोवाइड किया है, अगर आपको याद हो, नहीं ये वाला, और मैं इसमें आपको पढ़ाता हुआ आया हूँ। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल को क्या किया जाएगा बच्चों? भेजो लिख के, शाबाश, बहुत शुक्रिया। अंजिया ने लिख के भेजा, बाकी सब सो रहे हैं। अरे भाई बाकी लोग भी लिख के भेजा करें, क्या करेंगे? शाबाश मुनीबा, बनीन। अभी देखो अटेंडेंस मार्क करने को कहूँगा ना, सब फौरन मार्क करेंगे। तो फाइनली मेरे बच्चों, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि कौन सी, अच्छा अब इसमें भी मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया है। देखें ना इतनी सारी चीज़ें जमा हो रही हैं, मैं नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता आप भूलें, आप परेशान हो। तो मैंने इसमें भी एक क्राइटेरिया बताया था। करंट लायबिलिटी का इंक्रीज कैश को इंक्रीज करता है, करंट लायबिलिटी का डिक्रीज कैश को डिक्रीज करता है। यानी करंट लायबिलिटी कैश के पैरेलल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है अगर कभी नेट इनकम बढ़ती हुई, नेट इनकम में आपको ट्रेड रिसीवेबल ऐड करना पड़े, तो उसकी वजह क्या होगी? ट्रेड रिसीवेबल
ऐड होने की वजह होगी क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा होगा यानी। और सर हमें कैसे पता चलेगा डिक्रीज? ये देखो सवाल बनाया हुआ ना हमने, इसमें ट्रेड रिसीवेबल ईयर 1 में 32, ईयर 2 में 21, तो हम कहेंगे इंक्रीज या डिक्रीज निकाल लेंगे। और जब इंक्रीज या डिक्रीज निकालेंगे तो उसके मुताबिक उसे अपने नेट प्रॉफिट में ऐड या लेस करेंगे। ठीक है जी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, बस सिर्फ आपको मैं एक बार एहसास दिलाना चाह रहा था। तो हम सारे करंट एसेट करंट लायबिलिटीज को प्लस माइनस में लिखकर फाइनल अमाउंट निकालेंगे पहली बार। जब हम ये अमाउंट निकाल लेंगे तो इस अमाउंट को हमने क्या नाम दिया? इन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में आने वाली तब्दीली से जो पैसे आए या गए। और उसके बाद हम ऑफ नेट प्रॉफिट, एडजस्टमेंट फॉर गेन और लॉस। हाँ 2020 की कोई भी ईयर ले लेंगे, 2020 की होगी, 19 की नहीं हो सकती ना अली रजा, 2020 की नेट इनकम होगी। ठीक है बेटा। अच्छा तो 2020 की नेट इनकम आ जाएगी, फिर तमाम डेप्रिसिएशन जो आपने लेस किए इस साल के इनकम स्टेटमेंट में ऐड बैक हो जाएंगे, और वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज डिक्रीज। अच्छा सर ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव भी आ सकता है? जब यहाँ नेगेटिव अमाउंट ज़्यादा हो तो ये नेगेटिव भी आ सकता है। फिर इन तीनों को एडलेस किया तो आपको नॉन कैश या नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पता चल गया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अल्लाह अकबर। अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। अटेंडेंस के वक्त ना सब माशाल्लाह इतने होशियार चौकन्ने होते हैं, ऐसा लगता है अटेंडेंस के लिए बैठे हमें बेचारे। क्या बोलूं मैं। सब बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें प्लीज। चलें जी, अटेंडेंस सबने मार्क कर ली है बस फाइनली। अब बस बात ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही मेन काम है, और यही पेपर में तकरीबन 70 to 80% चांस है कि पेपर में यही बनाने को आता है। लेकिन मज़े की बात है, आप कहेंगे पेपर में तो इस बार ये बनाना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इससे एमसीक्यूज तो बना सकता है ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गेन और लॉस क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होता है, कैश फ्लो बनाते हुए हम ट्रेड रिसीवेबल के इंक्रीज को क्या करते हैं, ट्रेड पेबल के डिक्रीज को क्या करते हैं। क्या ख्याल है, बन सकते हैं ना ये एमसीक्यूज? तो ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज सबसे आसान है, और इसमें आपके पास परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट के से पैसे जाते हैं, माइनस में लिखा हुआ है। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट के से पैसे आते हैं, पॉजिटिव लिखा हुआ है। बस इतना काफ़ी है फिलहाल, ये दो क्या बस। हाँ बाकी दो। अच्छा सर अगर ये भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके पास इस लेवल की चीज़ आती नहीं है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स क्या मतलब होता है सर? चलें नॉलेज के लिए तो बता दूं आप लोगों को। भाई जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मोर देन 51% उस कंपनी के शेयर्स खरीद ले, तो फिर वो जिस कंपनी के हमने मोर देन 51% शेयर खरीदे हैं, हमारा उस पर कंट्रोल आ जाता है और वो हमारी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है, और हम ऐसी सूरत में पेरेंट कंपनी कहलाते हैं। फिर हमारा नाम पेरेंट कंपनी और उसका सब्सिडरी। पता नहीं आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में पीओसी में पढ़ा है या नहीं? पीओसी में ही पढ़ने वाली चीज़ है, अगर पढ़ी है तो, और नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। पढ़ी है? अच्छा पढ़ी है, वेरी गुड। 51% और उससे ज़्यादा का अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कर लें, तो आप जिस कंपनी के शेयर आपने ख़रीदे हैं वो बन जाती है, जिस कंपनी के शेयर आपने ख़रीदे हैं वो बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। और जो जिस कंपनी ने, यानी आप बड़ी कंपनी है ना जिसमें आप हैं,
वो कहलाती है पेरेंट कंपनी। अच्छा सर, एसोसिएट कंपनी क्या होती है? जहाँ पे 10% और 51% के दरमियान, यानी 10% से ज़्यादा और 51% से कम शेयर खरीदे गए हों, तो ऐसी सूरत में दोनों एसोसिएट कंपनी कहलाती हैं। फिर दोनों का नाम एसोसिएट्स कंपनी होता है। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड, हमने किसी को लंबे अरसे के लिए कर्जा दिया तो वो पैसे हम पर लेना वाजिब है, पैसे हम पर लेना ओके। तो बस बात ख़त्म हो गई। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, 2 मिनट हैं, मुझे लगता है ये भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इन्वेस्टिंग में नॉन करंट एसेट्स के खरीदने बेचने से जो पैसे आएंगे, और ये सब नहीं होगी ड्रामेबाजी। सिर्फ आप ये 2 चीज़ें याद रखें कि आप फर्नीचर बिल्डिंग मशीनरी को खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे माइनस, और इनको बेचेंगे तो पैसे आएंगे प्लस, पॉजिटिव। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मैंने क्या क्या बताई थी? लंबे अरसे के लिए कर्जा लेना या लंबे अरसे वाले कर्जे को बैंक को करना वापस। जब कर्जा लोगे तो पैसे आएंगे, और जब कर्जा वापस करोगे, रीपेमेंट करोगे लॉन्ग टर्म लोन की, बैंक लोन की, तो पैसे जा रहे होंगे। आप अपना उस अमाउंट को फिर माइनस में लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, इंटरेस्ट पेड। अच्छा सर, यहाँ वो नहीं लिखा हुआ, इशुएंस ऑफ शेयर नहीं लिखा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए शेयर्स इशू करने से भी जो पैसे आएंगे वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। फिर क्या, शेयर्स इशू करने से भी जो पैसे आएंगे वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और शेयर्स पर जो डिविडेंड दिया जाएगा, शेयर्स पर जो क्या दिया जाएगा बच्चों, डिविडेंड, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और ये सर इंटरेस्ट पेड यहाँ क्यों लिखा है? इंटरेस्ट तो हमारा एक्सपेंस है, वो तो नेट प्रॉफिट में आ जाता है, इसीलिए वहाँ से माइनस करवाया था, इसीलिए वहाँ से माइनस करवाया था। यानी हमने सिर्फ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ली थी कि फाइनेंसिंग लोन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी होते हैं, कर्जा लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और उस पर इंटरेस्ट देना भी। जैसे देखो, शेयर इशू करते हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फिर डिविडेंड देते हो उस पर तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसी तरह जब कर्जा लेते हो तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और उस पर इंटरेस्ट देते हो तो वो भी। अबे भाई मेरे साथ हो सब लोग, कोई भी सन्नाटा है, जवाब नहीं दे रहा। समझ आई? कर्जा लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, और कर्जे को वापस करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अली रजा कुछ कहना चाह रहे हो? शायद शायद बोलो। सर मैं कह रहा था कि ये जो आपने लिखा है कि इंटरेस्ट पेड है, हाँ हाँ, ये ऊपर हम लोग अर्निंग आफ्टर इनकम टैक्स भी तो इनकम और वो इंटरेस्ट और टैक्स लिख सकते थे, तो इंटरेस्ट पेड तो बाद में लिखना ही नहीं पड़ता ना फिर। तो फिर इंटरेस्ट यहाँ शामिल हो जाता तो वो कौन सी एक्टिविटी का हिस्सा बन जाता? फिर मुझे इंटरेस्ट यहाँ से लेस करवाना पड़ता दोबारा।